हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे रह के बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं सागर राठौर, आपका बायोलॉजी फैकल्टी। हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन दीक्षा पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब लोग को पता है, हम लोग जेनेटिक्स को स्टार्ट कर चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस की हम लोग ऑलरेडी क्लासेस भी कर चुके हैं, 2 क्लासेस। आज का जो ये हमारा लेक्चर है, मेंडेलियन के थ्योरी को मॉडिफाई जो किए थे तीनों साइंटिस्ट, कैरेंस, यूगोडेवेरिस एंड तस्मार्क, उसी को आगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उन लोगों ने कैसे उसको मॉडिफाई किया, कैसे टेबल्यूटिंग किया और जो उसके अंदर जो बेसिकली जो ड्रॉबैक्स थे उसको थोड़ा बहुत सुधार करके और उसको यहाँ पे पब्लिश किया। आज का ये जो हमारा लेक्चर है, ये बेसिकली लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को पढ़ेंगे, साथ ही साथ पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स को पढ़ेंगे। मतलब ये कि मेंडेलियन ने जो चीज़ भी दिया था उसके चीज़ों को मॉडिफाई करके और जो तीनों साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर किया था उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, देखेंगे। आइए। यहाँ मूव करने के पहले हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट क्लासेस की भी थोड़ी सी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने जेनेटिक्स से रिलेटेड ही चीज़ों को पढ़ा था, लेकिन उसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मेंडल के पहले लोगों ने क्या बोला, कैसे बोला और उनका जो हाइपोथेसिस था कैसा था, ठीक है ना। तो सारी एक चीज़ों को ऑलमोस्ट हम लोगों ने 6 डिफरेंट टाइप के थ्योरीज को पढ़ा था। और आज हम बात करेंगे फिर से आज के क्लासेस की। तो देखते हैं, यह है जेनेटिक्स। जैसा कि हर क्लास में हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि जेनेटिक्स जो होता है बेसिकली स्टडी ऑफ जीन होता है, और इस स्टडी ऑफ जीन में बेसिकली हम क्या करते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस को स्टडी करते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। हेरिडिटी समझो, मतलब ये कि अगर कोई एक मेल है, कोई एक फीमेल है, ठीक है। अब इस मेल फीमेल के कुछ एक बच्चे हुए, 2 बच्चे, ठीक है ना। अब 2 बच्चे हुए तो इनके अंदर जो भी कुछ कैरेक्टर होगा, ठीक है ना, वही कैरेक्टर इनके बच्चों के अंदर भी समहाउ कुछ जो होता है ट्रांसफर होता है और कुछ क्या होता है, मॉडिफाई होता है। चूंकि क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों के क्या होता है, जाइगोटिक फॉर्मेशन से एक नया प्रोजेनी बनता है। तो इसमें क्या होता है, मेल का भी प्रॉपर्टीज होता है, फीमेल का भी प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है कि नहीं। तो अगर इसकी बात करें समहाउ, अगर थोड़ी सी एग्जांपल की बात करते हैं, तो जैसे अगर बात करते हैं इसके आई कलर की, जैसे कि मदर का जो मेल का जो आई कलर है वो कैसा है, ब्लैक है, ठीक है। और फीमेल का जो ब्लैक जो आई कलर है वो बेसिकली कैसा है, ब्राउन है। तो क्या होता है, जब इनके प्रोजेनी जो प्रोडक्ट होंगे, अब उनके अगर आँख की बात करें तो कंडीशन ये होगा कि या तो ब्लैक ही रहेगा या फिर ब्राउन रहेगा या फिर दोनों का मिक्सचर, ब्लैक और ब्राउन मिला के जो एक डिफरेंट टाइप का आई कलर होगा वो यहाँ पे बन जाएगा, लाइट ब्राउन बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये पॉसिबिलिटीज है। अरे हो सकता है, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये इसलिए पॉसिबिलिटीज हो रहा है क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे एक जो गैमेट है मेल से आ रहा है, एक गैमेट फीमेल से आ रहा है, क्लियर। और इसके बाद ये क्या होता है, इनका फर्टिलाइजेशन होता है, क्लियर नो। तो यही है। तो ये क्या होता है, इनके मदर फादर से इनके बच्चों में आया और इनके जो बच्चे हैं इनसे इनका कैरेक्टर फिर इनके नेक्स्ट बच्चों में जाएगा। तो ऐसे ही साइकिल चलते जाता है। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, ये आंख के कलर का जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, फिर दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन, तो यही क्या होता है, हेरिडिटी होता है। इसी को हेरिडिटी बोलते हैं। और ये जो आई कलर इन दोनों से अलग हुआ, ये वेरिएशंस हुआ, यही तो है जिसके लिए हम क्या होता है, इसके जेनेटिक्स को पढ़ रहे हैं कि वेरिएशंस होगा तो क्या होगा, कैसा होगा और किस लेवल तक होगा, ठीक है कि नहीं। तो यही है हमारा मेंडेलियन जेनेटिक्स के
बेसिकली इन लोगों ने यही समझाया था, मेंडेलियन साहब ने यही समझाया था कि हर एक आपके जनरेशन में क्या होगा, वेरिएशंस होते जाएगा, नया नया एक इम्प्रूवमेंट होते जाएगा, ठीक है ना। और इन्हीं सारी चीज़ों को फिर से इन लोगों ने कौन कौन, कार्ल कैरेंस, ह्यूगो डिबेरिस एंड तस्मार्क ने मिलकर उनके जो भी उनका थ्योरीज था उसको क्या किया, रीडिस्कवर किया, फिर से लोगों के सामने दिखाया, एक्सपेरिमेंट किया उसके बेसिस पे, क्योंकि उनका भी रिजल्ट जो था मेंडल के एक्सपेरिमेंट से एग्जैक्टली सेम था। तो हो गया ना। तो यही तो था जेनेटिक्स, यही तो पढ़ने का मोटो है हमारा जेनेटिक्स की। अगर वेरिएशन हो रहा है तो किस लेवल तक हो रहा है, क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, तो ये सारा चीज़ है। क्लियर। तो यही था जेनेटिक्स, मतलब स्टडी ऑफ वेरिएशंस एंड हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इससे आगे बढ़ते हैं तो कह रहे हैं क्या कि ये जो टर्म जेनेटिक्स था इसको कौन ने दिया था, बेटसन ने दिया था। क्लियर ना। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल बोलते हैं, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जिसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स जिसने दिया था उसी को बोलते हैं बेटसन। आगे बढ़ते हैं तो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की बात करते हैं तो टी.एच. मॉर्गन यानी थॉमस हंट मॉर्गन साहब ने दिया था। इससे आगे की बात करते हैं तो अगर ह्यूमन जेनेटिक्स की बात करें तो गैरोड साहब का काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया था इसके अंदर। फादर ऑफ यूजेनेटिक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो किसने दिया था, गैल्टन ने दिया था। एक्टिनोजेनेटिक्स की बात करें तो H.J. मुलर ने। क्वीन ऑफ जेनेटिक्स ड्रेसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई हाउस फ्लाई जो बोलो यही होता है। एक्टिनोबायोलॉजी मतलब क्या होता है, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर रेडिएशन का इफेक्ट है और उसके थ्रू अगर म्यूटेशन हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, वेरिएशंस हो रहा है, इसी का स्टडी किसके अंदर करते हैं, एक्टिनोबायोलॉजी के अंदर करते हैं। और अगर इससे बात करें आगे की यूजेनेटिक्स की बात करें तो यूजेनेटिक्स बेसिकली क्या होता है, ह्यूमन रेस के इंप्रूवमेंट। जैसा कि अभी देखे हमने कि पेरेंट्स का जो आई था कुछ दूसरा था और उसके चाइल्ड का जो आई का कलर हो गया दूसरा हो गया। तो ये जो वेरिएशंस हो रहा है बेसिकली किस लेवल पे हो रहा है, क्या हो रहा है और कितना इनके बीच का जो वेरिएशंस है, मतलब इनका डेप्थ क्या है, ठीक है ना। और ये केमिकली कैसे मॉडिफाई हो रहा है, मतलब अगर बात करें इनके फादर की तो इनके अंदर केमिकल लेवल क्या था, एक बेस क्या था, और फिर इनके प्रोजेनी के अंदर, इनके चाइल्ड के अंदर कितना वेरिएशंस हुआ केमिकल्स का, तो उसके थ्रू क्या हो जाता है, डिफरेंसेस से पता चल सकता है कि बेसिकली आई कलर को अल्टर करने वाला कौन सा केमिकल है, कौन सा घटा और कौन सा बढ़ा, है कि नहीं। तो यही सारा है जेनेटिक्स के अंदर और इसी को हमें पढ़ना है। क्लियर। इससे आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं। यस, यही वो लॉ है जिसको 3 साइंटिस्ट, कार्ल कैरेंस, समझ में आ रहा है कहां से थे, जर्मनी से थे, ह्यूगो डिबेरिस हॉलैंड से थे और तस्मार्क ऑस्ट्रिया इटसेल्फ, ऑस्ट्रिया से ही थे जहां से मेंडल थे। और इन तीनों ने कलेक्टिवली क्या किया, फिर से री एक्सपेरिमेंट किया था और उनको भी क्या हुआ था, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली बोल सकते हैं, संभव थोड़ा सा डिफरेंसेस होगा, एग्जैक्टली मेंडल के जैसा रिजल्ट आया था। इसके बाद उन लोगों ने बोला कि अरे भाई ये तो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और ये मेंडल साहब ने करके रखा हुआ है, लेकिन क्या हुआ था, लाइमलाइट में उतना नहीं आया। बहुत एक सारी हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं ड्रॉबैक्स के बारे में कि क्या फेल्यूर होने का रीजन था, क्योंकि इतना ज़्यादा सर्कुलेट नहीं हो पाया। तो बहुत सारा रीजन की हम लोग बात किए थे, ठीक है ना। तो जिसमें हम लोग बात किया था, बताया था कि इनके सबसे बड़ा रीज़न था प्राइस्ड होने का, फादर चर्च में थे तो थोड़ा सा उस समय माहौल कुछ दूसरा था, और साथ ही साथ इन्होंने जो मैथमेटिक्स का अमलगमेशन किया, बायोलॉजी के साथ मैथमेटिक्स किया, लोग जो है डाइजेस्ट नहीं कर, तो यही सारा चीज़ था, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है। अब उसी की बात करेंगे, बेसिकली ये मेंडल्स की ही बात है, मेंडल के दिए हुए थ्योरी ही है, लेकिन इसको फॉर्मुलेट कर दिया 1 2 3 4 5 लॉ के बारे में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। किन्होंने, इन्होंने 3 साइंटिस्ट ने। और आज हम पढ़ते हैं मेंडल्स लॉ को ही पढ़ते हैं, लेकिन इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस रीडिस्कवर्ड, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ पेयर फैक्टर की बात होती है। पहला जो है लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, नाम से पता चल रहा है, पेयर मतलब हमेशा एक जोड़ा में, ठीक है ना, पेयर्ड फैक्टर होगा। दूसरा होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस हम बात कर चुके हैं कि कोई एक रिसेसिव होता है, एक डोमिनेंस होता है। तो जो एक्सप्रेसिव होता है कैरेक्टर, जो हमें दिखता है, वही क्या होता है, डोमिनेंस होता है।
और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे कि जब ये अलग हो रहा है, हट रहा है, आइसोलेट हो रहा है, तो इसका नेचर उस समय क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो यही है 3 लॉ जिसको उन्होंने दिया था। हालांकि उन्होंने 2 ही दिया था, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा बताएंगे कि आगे चल के कि क्यों हम लोग बात कर रहे हैं 3 लॉ की, ठीक है ना, मतलब उसमें से हम लोगों ने निकाला है। और एक और लॉ की बात करेंगे जो कि डाई हाइब्रिड में होगा, उसको आगे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 लॉ है, ठीक है ना, जिसमें पहला है लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, जब आप पढ़ोगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दूसरा है लॉ ऑफ डोमिनेंस, तीसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। काफी अच्छी तरह से ध्यान से सुनिएगा, एक बार में क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एवरी कैरेक्टर इज रेगुलेटेड बाय अ डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, क्लियर। तो जो भी कैरेक्टर है, अगर कैरेक्टर की बात करें तो नोज के शेप की बात करें, आई कलर की बात करें, हेयर कलर की बात करें, स्किन कलर की बात करें, तो ये जितना भी टाइप का, हाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात करें या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो ये सारा एक एक कैरेक्टर है। और ये जो रेगुलेट होता है बेसिकली एक जीन से होता है, जिसको पहले जो मेंडल साहब थे उसको क्या बोले थे, फैक्टर बोले थे। इसी फैक्टर से डिटरमाइंड होता है बेसिकली, बाद में इसको जीन कहा गया। तो जीन, इसी फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, क्लियर नो। तो यहां पे सबसे पहला लाइन और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये होगा कि हर एक कैरेक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रेगुलेट होता है किसके थ्रू होता है, जीन के थ्रू होता है, क्लियर। अब इससे आगे बढ़ते हैं, और इससे आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं क्या कि इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ईच फैक्टर और जीन कंटेन्स 2 एलील्स। यस, अभी देख लो, अभी समझा रहे, इन विच वन कम फ्रॉम मेल एंड अनदर सेकेंड वन विल कम फ्रॉम इट्स फीमेल पेरेंट, क्लियर है। तो अगर हम एक बात करते हैं, अब देखते हैं कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, ये एक ऑर्गेनिज्म है, मान लो ये है राम, ठीक है। तो इसके अंदर एक जीन है, ठीक है ना, जो कि क्या करता है, हाइट को रिप्रेजेंट करता है। सपोज अगर हाइट की बात करें तो हम कह रहे हैं कि ये हाइट, और ये कैसा है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, क्लियर नो। डोमिनेंट कैरेक्टर है मतलब ये क्या हो गया, लंबा होगा, ठीक है। इसके अंदर तो ये क्या हुआ, एक जीन हुआ, ठीक है, एक जीन हुआ। अब हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि एक जीन में कितना एलील होता है, 2 एलील होता है। जैसे सिक्का होता है ना, कॉइन, 1 कॉइन 2 साइड, वैसे ही 1 जीन 2 एलील्स, 2 फॉर्म्स होता है। तो देखो ये एक फॉर्म है और एक दूसरा फॉर्म है, मतलब एक जीन में हमेशा क्या होगा, 2 एलील होगा। और ये जो एक एलील है वो कहां से आया हुआ है, मदर से आया हुआ है एक, और जो दूसरा वाला एलील है ये कहां से आया हुआ है, ये फादर से आया हुआ है, ठीक है ना। मतलब कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, अगर हम अपनी बात करें, आपकी बात करें, तो अगर पर्टिकुलर किसी भी एक कैरेक्टर की बात कर लो, आई कलर की बात कर लो, नोज की बात कर लो, आपके स्किन कलर की बात कर लो, आपके हेयर कलर की बात कर लो, या फिर हाइट की बात कर लो, तो जो भी एक कैरेक्टर, कोई भी इसमें से कोई एक कैरेक्टर चूज कर लो, तो ये जो कैरेक्टर है बेसिकली, अब ये जो आपके पास ये जो मिला हुआ है, जैसे आई कलर की ही बात कर ले या फिर हाइट की ही बात कर ले, तो एक जो बेसिकली एलील है वो कहां से आया है, मदर से, और एक फादर से, और ये दोनों क्या हुआ है, आपस में मिला है, और तब जाके हमारा हाइट जो है डिटरमाइंड हुआ है, क्लियर नो। तो ये हर एक कैरेक्टर के लिए ऐसे ही होता है। अगर वैसे ही अगर हम बात करें नोज के शेप की, तो नोज का शेप में क्या होता है कि कुछ मदर के साइड से है, कुछ फादर के साइड से है, और दोनों क्या हुआ है, मिला है। अब उस जगह पे, वहां पे जो डोमिनेंट है उसका जो कैरेक्टर है यहां पे क्या हो गया, अपेयर कर गया है, क्लियर नो। तो जैसे अगर बात करें, देखो नोज कलर, नोज के शेप की बात कर रहे हैं, तो अगर नोज के शेप की बात करते हैं तो किसी का नोज जो होता है क्या होता है, शार्प है, और किसी का नोज जो होता है शार्प नहीं है, ठीक है ना, स्मॉल एस, इससे बात करते हैं। अब क्या हुआ कि अब ये इस प्रोजेनी के अंदर डिटरमाइंड करना है कि किसका नोज का जाएगा। तो अगर देखो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर ये फादर साइड से अगर सपोज कि एस आया और मदर साइड से ये स्मॉल एस आया, तो ये स्मॉल एस और ये वाला लार्ज एस
इसके ऊपर अब डिटर्मिनेशन होगा कि किसका यहाँ पे एलील जो है डोमिनेंट है। तो यहाँ पे बड़ा वाला एस, कैपिटल एस जो है स्मॉल एस पे क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। तो उस समय क्या होगा कि जो बच्चा होगा, चाइल्ड होगा, प्रोजेनी होगा, उसके अंदर जो नोज का शेप होगा समहाउ क्या होगा, फादर के जैसा होगा, रिजेम्बलेंस क्या होगा, फादर का होगा। क्लियर नो। सेम वैसे ही बात करें, अगर बात करते हैं हम स्किन कलर की, सेम जैसे कि अगर मदर की बात करते हैं, मदर अगर काफ़ी ब्राउन कलर की है, अगर मेल जो होता है थोड़ा सा डार्क कलर का है, तो क्या होता है फिर वहाँ पे डिटरमाइन किया जाएगा। फिर वहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर दिस कैरेक्टर के लिए क्या होगा, वो दो एलील आपस में जुटेंगे और देखेंगे, वहाँ डिटरमाइंड होगा कि कौन सा किस पे डोमिनेंट है, और उसके बाद क्या होता है प्रोजेनी में वो अपेयर कर जाता है। क्लियर नो। तो यही चीज यहाँ पे चलते हुए चला आ रहा है और वैसे ही चलना चाहिए होगा, ठीक है ना। तो ये हमेशा क्या होता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन होगा। क्लियर। तो यही होता है लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। तो लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर में हम क्या सीखें कि कोई भी एक कैरेक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलता है तो वो क्या होता है, उसके पेरेंट से ट्रांसफर होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, दो क्या होता है, एक जीन होगा, तो एक जीन में कितना, दो एलील। तो ये जो दो एलील होगा, एक एक एलील कहां से आएगा, फीमेल और मेल से आएगा। यही इस पहला लॉ का मतलब है, यही था। अब जब बात करें लॉ ऑफ डोमिनेंस की, तो कह रहे हैं क्या कि इस वाले में क्या होता है, बेसिकली ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, बस समझने की चीज है। थोड़ा स्टेटमेंट थोड़ा टेढ़ा टाइप का होता है, लेकिन समझना बहुत आसान होता है। व्हेन टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर्म are crossed, then a new form appear in F1 generation is called dominant and another one is called recessive। ऑलरेडी बात किया ना कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, वो अपीयर कर जाएगा। तो वैसे ही जैसे अभी हम बात कर रहे थे, हाइट की बात कर रहे थे, जैसे ये है और ये है, ठीक है ना। तो ये वाला कहां से आया, अगर मेल से आया और ये वाला फीमेल से आया, तो अगर अब इनके प्रोजेनी की बात करें, इनके चाइल्ड की बात करें, तो इनके बीच में कौन सा हाइट होगा, ये देख सकते हो दोनों। तो कौन सा डोमिनेंट है, ये वाला डोमिनेंट इसमें है। तो मोस्टली चांसेस ये होगा कि इसके अंदर जो फादर का हाइट जैसा है वही वाला हाइट आएगा। क्लियर। तो ये चीज होता है, यही कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वही अपेयर करेगा प्रोजेनी में, चाइल्ड में, ठीक है। तो ये होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर। अब बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। यस। तो देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब ये हो रहा है कि अगर नया अब क्या होता है, प्रोजेनी जो है मैच्योर कर गया है और अब क्या है, वो अपना नेक्स्ट जनरेशन बनाने वाला है। तो जब वो नेक्स्ट जनरेशन बनाएगा, तो जैसे अगर मेल की बात करें, ध्यान देना, इधर मेल है, राम है, तो एक्स और वाई है उसके अंदर का, ठीक है ना। ये अब देखो ये एक्स और वाई, क्लियर। तो ये जो एक्स है बेसिकली, एक जो कहां से आया है, मेल से, सॉरी ये वाला जो एक्स है ये बेसिकली कहां से आया है, फीमेल से। और ये जो वाई है बेसिकली ये कहां से आया है, मेल साइड से आया है। तब जाके डिटरमाइंड हुआ क्या कि ये मेल कैरेक्टर है। तो अब देखो ये दोनों ही एक्स वाई हमेशा जब जन्म लिए, मतलब जब भी फॉर्मेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोटिक फॉर्मेशन हुआ, तभी से लेके जब तक ये जिंदा रहते हैं तब तक क्या होता है, इनका जो जीन का कैरेक्टर्स होता है क्या होता है, साथ में ही रहते हैं। मतलब इनका जो बेसिकली कहा जाए कि जब ये गैमेट बना तो दो अलग अलग गैमेट आया, ठीक है ना। मतलब ये एक आया जीन हमारा मेल से और दूसरा फीमेल से आया। और ये क्या होता है, दोनों ही क्या होता है, हमेशा साथ में रहते हैं, हमेशा। लेकिन जब ये गैमेट फॉर्मेशन करने के टाइम की बात आएगी तो क्या हो जाएगा कि इसके अंदर से सिर्फ एक ही कैरेक्टर जाएगा। मतलब ये वाला एक जाएगा, ये वाला मेल, और फिर से जो इसके अगला फीमेल कैरेक्टर होंगे उससे एक आ जाएगा। मतलब ये कि ये हमेशा दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन कभी भी क्या होता है, मिक्सिंग नहीं होता है, ब्लेंडिंग नहीं होता है कैरेक्टर का, कि अगर मदर से कोई एक कैरेक्टर चला रहा है तो हमेशा चले आते रहेगा, अगर फादर से चला रहा है तो चले आते रहेगा। हाँ, क्या होता है कि जब इनके बीच क्रॉसिंग ओवर होगा
मॉडिफिकेशन होगा, म्यूटेशन होगा या रैंडम फर्टिलाइजेशन, तो क्या होता है उसके अंदर, रेस के अंदर चेंजेज होता है। लेकिन जो वाइल्ड कैरेक्टर है, जो बेसिक नेचर है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो वही इस लॉ का मतलब है। कह रहे हैं क्या कि इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, बता रहे हैं हेट्रोजाइगस मतलब अगर बात करें टी और टी की कंडीशन, बोथ द एलील, देखो एक एलील दूसरा एलील आर रिमेन टुगेदर थ्रू आउट द जनरेशन विदाउट एनी ब्लेंडिंग और मिक्सिंग। मतलब ये कि ये टी है और ये टी है, हमेशा क्या होगा, दोनों ही साथ में चलाएगा, ठीक है ना। जैसे कि अब ये हुआ कैरेक्टर, ठीक है ना, तो अब इसके अंदर एक मेल से आया, एक फीमेल से आया, अब इसका हाइट डिटरमाइंड हो गया। अब जो है एक वाला ये जो होता है हाइट, हमेशा तो हाइट रहेगा ना उसके साथ, और ये जो इनका जो जीन है बेसिकली हाइट के लिए, इनका जो एलील है हमेशा फॉरएवर रहेगा, टुगेदर रहेगा। और इसके बाद क्या होता है, राम के बाद फिर से अगर दूसरा कुछ हुआ, श्याम का हुआ, तो श्याम के अंदर भी क्या होगा, यही कैरेक्टर पास होगा। क्लियर नो, इसी में से कोई एक जाएगा। तो देखो एलील्स आर रिमेन टुगेदर थ्रू आउट द जनरेशन विदाउट एनी ब्लेंडिंग और मिक्सिंग, बट बोथ द एलील्स सेपरेट, क्या होता है, बट बोथ द एलील सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। वही बात कर रहे हैं कि अब ये जब अपना जनरेशन आगे करेगा तो क्या अपना जब गैमेट ट्रांसफर करेगा तो एक ही करेगा फॉर्मेशन, दैट मीन्स गैमेट आर ऑलवेज प्योर। तो यही कहा जा रहा है कि गैमेट प्योर है, मतलब ये और ये हमेशा इनका अपना डिस्क्रीट नेचर है, हमेशा इंडिपेंडेंट इनका आइडेंटिटी है। मतलब ये कभी भी क्या होता है, ये इसके साथ मिक्स नहीं कर जाएगा, ये हमेशा है तो हमेशा रहेगा, ये हमेशा है तो हमेशा रहेगा, और इसी के बेसिस पे क्या होता है, ये ट्रांसफर होगा अगले जनरेशन में। क्लियर नो, मतलब ये एलील कभी भी हमेशा क्या होते हैं, प्योर होते हैं, ठीक है। अगर एक बार चले आए तो क्या होता है, मिक्सिंग नहीं होते हैं, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन मूव करते रहते हैं। क्लियर, तो यही तीनों लॉ का मतलब है, और काफी ही अच्छे तरीके से हम लोग समझ गए होंगे, और यही इनका मतलब होता है। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, है ना। क्या हो रहा है, गैमेट जो होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा रहा है, तो क्या हो रहा है, हमेशा प्योर है, मिक्सिंग नहीं हो रहा है। इसीलिए क्या बोलते हैं, इसी लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। समझ में आया, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑल्सो कॉल्ड प्योरिटी ऑफ गैमेट। क्लियर। अब इससे आगे की बात करें तो कह रहे हैं क्या कि सेग्रीगेशन अकर ड्यूरिंग, कहाँ पे सेग्रीगेशन मिलता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं सेल डिवीजन के अंदर कि कब ये डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो एनाफेज फर्स्ट स्टेज ऑफ मियोसिस, तो मियोसिस जब फर्स्ट होता है उसी का एनाफेज फर्स्ट होता है ना, तो वहीं पे क्या होता है, ट्रांसफर होता है गैमेट। क्लियर। इससे आगे की बात करें तो दिस लॉ इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शन को छोड़ के, लाइक नन डिसजंक्शन की बात करेंगे, ठीक है ना। नन डिसजंक्शन की बात करेंगे तो कहेंगे क्या कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। क्रोमोसोम्स का क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, देन क्या होता है, नन डिसजंक्शन फॉर्म कर जाता है। मतलब ये समझो यहाँ पे कि जैसे कि अगर ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, एक मेल साइड से है, एक फीमेल साइड से। अब क्या हो रहा है कि अब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो तो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि इस क्रोमोसोम का कुछ एक कैरेक्टर क्या होता है, ट्रांसफर नहीं हो पाता है, कुछ एक सेगमेंट नहीं ट्रांसफर हो पाता है, ठीक है ना। अब ये वाला सेगमेंट ट्रांसफर नहीं हो पाया तो क्या हो जाता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो क्या होगा, उस जगह पे वहां पे कैरेक्टर किसका आएगा, अगर मेल साइड की बात करें ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो क्या होगा, फीमेल का ही कैरेक्टर वहां पे डोमिनेट हो जाएगा, वही अपीयर कर जाएगा। क्लियर नो, तो यही होता है नन डिसजंक्शंस। क्लियर। तो अब इससे आगे की बात करते हैं। हम लोग मेंडेलियन लॉ पढ़ लिए, इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। अब उससे आगे की कुछ बात करते हैं तो उसके अंदर कुछ एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट उससे निकला, जो कि हम लोगों ने देखा, और उसको हम लोग यहाँ पर सम एक्सेप्शन ऑफ डोमिनेंस और थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। अब उसका जो कुछ एक एक्सेप्शन था उसके बारे में जो था, पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट समझ में आ रहा, मतलब कंप्लीटली नहीं हुआ, ये चीज समझ में आ रहा क्या, डोमिनेंसी। मतलब ये कि अगर बात करें इसकी, ठीक है, या फिर इसकी बात करें, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, कंप्लीटली अपना अपीयरेंस नहीं दिखाया,
मतलब इसके बीच और इसके बीच का इंटरमीडिएट हो गया। मान के चलो कि ये इसका हाइट 6 फीट है, इसका हाइट 4 फीट है, तो क्या हुआ कि ना 6 फीट हुआ ना 4 फीट हुआ, इसके बीच का हो गया 4.5 या 5 फीट का हो गया। ऐसे अगर 5 फीट का हो गया तो क्या हो गया, इनके बीच का हो गया कैरेक्टर। तो ना इसका कैरेक्टर दिखा पाया ना इसका कैरेक्टर दिखा पाया, तो एक नया टाइप का कैरेक्टर दिखा दिया। या फिर वैसे बात करते हैं कि जैसे कि अगर देखो, अगर कोई एक रेड फ्लावर है, ठीक है ना, रेड फ्लावर है, ठीक है, और एक जो होता है हमारा ग्रीन फ्लावर है, ठीक है, या फिर व्हाइट फ्लावर है, बात करते हैं। तो क्या हो रहा है, बेसिकली व्हाइट है रेड है। तो अब इस सिचुएशन में हो क्या रहा है कि जब नया जनरेशन आ रहा है, इसका F1 जनरेशन आ रहा है, तो क्या हो रहा है, ना रेड अपीयर कर रहा है ना व्हाइट अपीयर कर रहा है। क्या अपीयर कर जा रहा है, पिंक अपीयर कर जा रहा है, ठीक है कि नहीं। तो इस जगह पे क्या हुआ, एक नया टाइप का मॉडिफिकेशन हुआ। तो यही क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ, ठीक है ना। तो यही हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल कैरेंस, यही कार्ल कैरेंस जिन्होंने लॉ को रिडिस्कवर किया था। क्लियर। अब इससे आगे की बात करें तो कह ये रहे हैं कि इन मिराबिलिस जलापा देखे होंगे, 4 o'clock फ्लावर, कलर अलग अलग टाइप का कलर होता है, देखो व्हाइट, रेड, तो येलो, इस टाइप का कलर्स होता है उनका, ठीक है ना। इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, ध्यान से देखना, हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात कर रहा है। तो जैसे कि अगर बात करें आर कह रहा है क्या कि इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, आप देख रहे हो यहां पे आर और आर, इफ डोमिनेंट एलील इज नॉट फुल्ली एक्सप्रेस्ड, तो क्या हो रहा है, यहां पे डोमिनेंट कौन है, ये बड़ा वाला आर डोमिनेंट है कि नहीं है। अब इसका मतलब होता है रेड, इसका मतलब क्या होता है, व्हाइट। अब ना ये रेड हो रहा है और ना व्हाइट हो रहा है, फुल्ली एक्सप्रेस्ड ओवर रिसेसिव एलील, मतलब इसका जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है इसके ऊपर डोमिनेंट होना चाहिए, मतलब नया जनरेशन में रेड ही आना चाहिए, लेकिन रेड नहीं आ रहा है, इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर अपीयर। तो ना रेड हो रहा है ना व्हाइट हो रहा है। इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड और व्हाइट, बीच में क्या हो जा रहा है, पिंक, मतलब ना फुल्ली रेड हो रहा है ना फुल्ली व्हाइट हो रहा है, इंटरमीडिएट आ गया कैरेक्टर। F1 रिजेंबल्स नीदर ऑफ देयर पेरेंट्स इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इसका बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल है क्या है, स्नैपड्रैगन या फिर डॉग फ्लावर जिसको बोलते हैं। आइए इसको देखते हैं थोड़ा सा मोनोहाइब्रिड एक्सप्रेशन से, ठीक है ना। देखो बात करते हैं यहाँ पे स्नैपड्रैगन की, स्नैप फ्लावर या डॉग फ्लावर की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक पेरेंट है, पेरेंट फ्लावर, जो कि क्या है, रेड कलर का फ्लावर है, जिसको क्या आर से हम लोग रिप्रेजेंट किए हुए। और ये क्या हो रहा है, एक व्हाइट कलर के फ्लावर से क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, ठीक है ना। अब जब ये क्रॉस कर रहे हैं तो इनका गैमेट आर से क्या होगा, एक निकलेगा आर, और इस स्मॉल आर से आर निकल गया। तो ये इनकी जो F1 जनरेशन हुआ, इसमें क्या हुआ, आर और आर बना। क्लियर नो। तो देख सकते हो यहाँ पे आर बना, तो यहाँ पे ना रेड हुआ ना व्हाइट हुआ, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कैरेक्टर क्या अपीयर किया, पिंक कलर अपीयर किया। मतलब ये वाला आर को इसके ऊपर डोमिनेंट होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, मतलब ये फुल्ली एक्सप्रेस्ड नहीं हुआ इसके ऊपर। तो ये भी अपना कुछ एक कैरेक्टर दे दिया, ये भी अपना कुछ एक कैरेक्टर दे दिया, दोनों मिक्स कर गया। तो क्या हुआ, यहाँ पे हाइब्रिडाइज कैरेक्टर जो हुआ वो क्या हो गया, पिंक हो गया। अब क्या हुआ, इस पिंक को फिर से क्या करते हैं, सेल्फिंग करा रहे हैं, ठीक है ना। सेल्फिंग कराए तो देख रहे हैं ये वाला आर आर आर, तो जब ये आर आर करा रहे हैं तो एक तो रेड बन रहा है और एक व्हाइट भी बन रहा है, लेकिन इनका दो जो है कैसा बन जा रहा है, पिंक बन जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली मॉडिफिकेशन हो जा रहा है, ठीक है ना, वेरिएशंस हो रहा है, ठीक है कि नहीं। और इसी वेरिएशंस के लिए क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली हम लोग जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं। तो यही एक चीज है जिसको हमें खोजना था। तो खोजे तो पता चला इनका फेनोटाइपिक रेशियो की बात करें, मतलब क्या होता है, इनके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो एक कैसा है, रेड है, दूसरा व्हाइट है, ठीक है ना, और दो कैसा है, पिंक है। तो देख सकते हो। तो अब इनके जेनोटाइपिक रेशियो की बात करें, मतलब इनकोड के टर्म में इनको सांकेतिक तौर पे लिखना, यही होता है जेनोटाइपिक रेशियो। तो आर 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 देख सकते हो, एक बड़ा आर एक छोटा आर। तो
तो यहाँ पे क्या होता है, इनका रेशियो 1:2:1, ठीक है ना। तो यही होता है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, किसके अंदर, स्नैप ड्रैगन फ्लावर के अंदर या फिर डॉग फ्लावर के अंदर, और ऐसे ही दिखता है। क्लियर कि नहीं, आप देख सकते हो, काफी अच्छे तरीके से हम लोग देख सकते हैं। क्लियर। अब इससे आगे की बात करते हैं, तो इसके अंदर बात करते हैं फिर से एक क्या, फाउल की बात करते हैं। फाउल देखे होगे, मुर्गा टाइप का होता है, मुर्गा मुर्गी टाइप का, तो उसी के अंदर वेरिएशंस होता है। तो देखे होगे कि एक ब्लैक कलर का है, एक व्हाइट कलर का है, मैटिंग होता है। इनके अंदर से ब्लैक निकल रहा है एक गैमेट, इनके अंदर से भी स्मॉल बी नया बन रहा है। क्या, ब्लैक है व्हाइट है, नया F1 जनरेशन में कैसा हो जा रहा है, ब्लू हो जा रहा है। समझ में आया। अब इसका सेल्फिंग करा रहे हैं, देख रहे हैं, तो इनका जो स्टेटस है F2 जनरेशन में क्या है, ब्लैक भी है, ब्लू है और व्हाइट। तो यही जो है हमारा इंटरमीडिएट हमारा कलर हो जा रहा है, ना ब्लैक हो रहा है ना व्हाइट हो रहा है, बीच में हो जा रहा है ब्लू। तो यही वाला देखो 1:2:1 के रेशियो से हमें मिल रहा है। तो यही फेनोटिपिक रेशियो जेनोटिपिक रेशियो हो गया। तो यही हमारा क्या हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक्सेप्शंस है किसका, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। जो तीसरा लॉ हमने बताया था कि क्या होता है कि जो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर होता है और रिसेसिव पे क्या होता है, एक्सप्रेसिव होता है, हमेशा वही कलर दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर क्या हो रहा है प्रॉब्लम कि पार्शियल, ये क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं दोनों, ठीक है ना। इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोडोमिनेंस का। अभी तो इनकम्प्लीट पढ़े, ठीक है ना, मतलब इनकम्प्लीटली हुआ, उसका भी आया इसका भी आया। अब इसकी बात करें तो कह रहे हैं क्या कि इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, यहां भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो अगर मान लेते हैं ब्लैक और व्हाइट की बात मान लेते हैं, तो क्या हो रहा है कि देख सकते हैं यहां पे एलील्स आर एक्सप्रेस्ड, बोथ एलील्स आर एक्सप्रेस। समझ में आ रहा है, दोनों ही एलील्स क्या कर रहे हैं, यहां पे एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को। यहां पे इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा है, यहां पे दोनों ही अपीयर कर रहा है। अगर जैसे ब्लैक है तो ब्लैक भी दिख रहा है, व्हाइट है तो व्हाइट भी दिख रहा है। लेकिन वहां पे क्या रहता, ब्लैक और व्हाइट हो रहा था तो क्या हो जाता, ब्राउन टाइप का कलर आ जाता था, ठीक है कि नहीं। वहां पे एक कलर आएगा, एक डिस्टिंक्ट कलर ही आता था। लेकिन यहां पे दोनों ही कलर अपीयर कर रहे हैं। In heterozygous condition, both the allele express themselves, then a unique condition is appear in F1 generation. This is called co-dominance. Or in co-dominance, F1 resembles both of their parents. मेल के जैसा भी, फीमेल के जैसा भी। इसका अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो रोयन कलर इन कैटल की बात करेंगे, ए बी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे। अब इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं, काफी अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस आता ही आता है। अब देखो यहाँ पे एक ब्लैक एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, कैरेक्टर है B1 जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं B1, और एक दूसरा व्हाइट जिसको हम लोग B2 से एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्लियर, एक कैरेक्टर को, इसका गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, B1 निकला यहां से, इसका गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, B2 निकला यहां से। क्लियर। अब ये क्या हो गया, नया जो एक गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, कैसा, B1 B2। अब इस B1 B2 को क्या कर रहे हैं, ये जो अपीयर कर रहा है ब्लैक एंड व्हाइट हो जा रहा है, मतलब ब्लैक भी दिख रहा है व्हाइट भी दिख रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ अब इसका सेल्फिंग करा देंगे फिर से। तो जब ये सेल्फिंग करा रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे B1 B2 यहाँ पे देख सकते हैं मेल, यहाँ पे फीमेल। अब करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक जो होता है जो इनका प्रोजेनी है ब्लैक अपीयर कर रहा है, एक व्हाइट। लेकिन दो में क्या हो जा रहा है, मॉडिफिकेशन हो जा रहा है, वेरिएशंस हो जा रहा है, और ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है। तो इनके जेनोटिपिक रेशियो की बात करें, इनके F2 जनरेशन की, तो देख सकते हैं 1:2:1 ही हो रहा है। फेनोटिपिक रेशियो की बात करें तो ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है। क्लियर। अब इसको हम लोग क्या है, विजुअली देख लेते हैं कि अगर रोयन कलर इन कैटल में होता है तो कैसे होता है। जैसे कि अगर एक व्हाइट काऊ है रेड और एक रेड कलर है तो क्या होता है, आप लोग देखे होंगे, जिसको जर्सी वगैरह लोग बोलते हैं, तो ऐसा कुछ। तो क्या होता है, दोनों मैच किया तो क्या हुआ, एक कलर का एक, मतलब इसमें क्या हो रहा है, व्हाइट भी आया, इसमें रेड का भी आया, देख रहे हो व्हाइट और रेड का पैचेस। तो इस तरह से क्या हुआ, ये को-डोमिनेंस हो गया। एक हुआ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन सेंस कि पर्टिकुलर किसी का कैरेक्टर नहीं आएगा, एक नया कलर आ जाएगा। लेकिन अगर को-डोमिनेंस की बात करें तो क्या होगा, दोनों ही कलर अपीयर होगा, दोनों ही पेरेंट्स का। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग सीखे देखे जाने कि क्या होता है हमारा इन को-डोमिनेंस। अब बात करेंगे मल्टीपल एलील की। यस, मल्टीपल एलील बहुत ही अच्छा है
पढ़िए, आप लोग समझिएगा, काफ़ी मजा आएगा, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है ना। तो इफ मोर देन 2 alleles are present for a particular character then it is called multiple alleles, या फिर मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं। मतलब ये कुछ इस तरह से इसको समझो कि जैसे कि किसी का ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना, किसी का ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए होता है, सुने होंगे, किसी का बी होता है, सी सुने हो क्या, नहीं होता है, ए होता है, बी होता है, या फिर कभी सुना होगा कि ए बी भी होता है, ध्यान से, ओ भी होता है। तो ये जो ए बी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, हम तो यही 3 देखे, लेकिन ये क्या हो रहा है, मॉडिफाई कर रहा है कि नहीं, ये मॉडिफाई कर रहा है, मतलब दोनों का ही कैरेक्टर आ जा रहा है। तो इसी तरह से अगर बात करें तो देख रहे हैं यहाँ पे ए बी ओ, ये जो है एक ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक 3 एलील आ गया, ठीक है ना। तो ये जो बेसिकली हुआ एग्जाम्पल हुआ मल्टीपल एलील का। क्लियर? अब इसको आगे देखते हैं, समझते हैं। सो नंबर ऑफ ट्रेट विल बी मोर देन 2। तो हम बता चुके हैं कि ट्रेट इन सेंस कि जैसे कि ये टी हुआ और ये टी हुआ तो क्या हुआ, ये ट्रेट हो गया, ठीक है ना। ये एक टी हुआ तो ये अलग हुआ, ये अलग हुआ तो ये ट्रेट हुआ, अलग अलग, ठीक है। तो अब इससे आगे की बात कर रहे हैं, म्यूटेशन इज द कॉज ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। और ये जो मल्टीपल एलिलिज्म होता है, हमें दिखता है, ये क्यों होता है, ड्यू टू म्यूटेशन के चलते दिखता है। म्यूटेशन हुआ, नया टाइप का एक अलग टाइप का ब्लड ग्रुप ही बन गया, और मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट एट सेम लोकस। और ये जो बेसिकली लोकेशन होता है क्रोमोसोम्स के ऊपर ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने वाला, वो सेम ही होता है, एक ही लोकस पे, एक ही जगह पे होता है, ठीक है ना। तो अगर बात करें यहाँ की, देख सकते हो क्रोमोसोम पे, तो अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहीं पे भी प्रेजेंट होगा, मतलब अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट है तो बी यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब एक ही लोकेशन पे ये दोनों प्रेजेंट होगा। क्लियर? अब बात करें इससे आगे की, तो कह रहे क्या, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ओनली 2 एलील्स आर फाउंड फॉर अ कैरेक्टर इन एन इंडिविजुअल, ठीक है ना। और रेस्ट ऑफ क्या होता है, क्या मिलता है, नेक्स्ट पॉपुलेशंस में मिलता है, नेक्स्ट इंडिविजुअल्स में मिलता है। तो यही हम बात कर रहे हैं कि यहां पे हम ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कि कोई भी एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो अगर उसका ए बी ओ की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल क्या है इसका, ए बी ओ ब्लड ग्रुप है, तो किसी एक ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, या तो ए होगा या बी होगा या फिर ओ होगा या फिर ए बी होगा। मतलब एक टाइम में अगर मल्टीपल एलिलिज्म की बात करें तो क्या होगा, ए बी, ठीक है कि नहीं, ओ। तो मतलब ये जो होगा किसी एक ऑर्गेनिज्म में 2 ही होगा, ए बी ओ 3 है, तो एक के लिए क्या हो गया, ए बी हो गया। तो एक कोई एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अगर एक्स कोई ऑर्गेनिज्म है तो इसके अंदर ए बी ब्लड ग्रुप है, तो ए और बी 2 ही है, मतलब एक जीन ही है, ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए क्या है, एक ही जीन है। क्लियर नो? लेकिन इसका जो एलील्स है 2 अलग अलग होगा, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लड ग्रुप मोर देन 1 एलील्स प्रेजेंट है। जैसे कि अगर ए बी की बात करें या फिर ए नॉट की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पे ए और ओ भी है, तो ये एक अलग ऑर्गेनिज्म में एक्स में हुआ, एक वाई में हुआ, ठीक है ना। तो ये हमेशा प्रेजेंट रहेगा, लेकिन एक ही ऑर्गेनिज्म में ए बी ओ ये तीनों नहीं होगा, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होगा। किसी में ए बी हो गया, किसी में ए ओ हो गया, किसी में बी ओ हो गया, तो ऐसा करके हो सकता है, ठीक है ना। तो चूंकि एक ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए कितना हमारे पास एलील्स है, 3, तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं। और इसका इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ओनली 2 एलील्स आर फाउंड फॉर ए कैरेक्टर इन एन इंडिविजुअल एंड rest of alleles are found in another organism, ठीक है कि नहीं, एंड रेस्ट ऑफ एलील्स आर फाउंड इन अनदर ऑर्गेनिज्म। और जो दूसरा जो एलील्स होगा वो कहां पे मिलेगा, दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, अलग अलग, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग होगा। लेकिन ये ए बी ओ ये 2 ही रहेगा हमेशा, ब्लड ग्रुप के लिए हमेशा एक्सप्रेशन क्या होगा, 2 ही एलील होगा, लेकिन अलग अलग।
लेकिन ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए कितना यहाँ पे हो गया, ABO 3 हो गया, मोर देन 2 हो गया, ठीक है ना, 2 3 4 जो भी हो, तो ऐसा हो गया। और यहाँ पे कितना एलील्स हो रहा है, 3 ABO, देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल एलिलिज्म की बात कर रहे हैं। तो एग्जांपल ऑफ ABO ब्लड ग्रुप हम लोग ले रहे हैं, काफी अच्छा। इसका कितना एलील है, 3, IA है ना, IB या फिर I0, और इस I को क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है ना। तो आगे भी हम लोग अब इसकी अगर बात करें तो टाइप ऑफ, अगर इनका जेनोटाइप निकालना है तो क्या करेंगे, N की बात करेंगे। N मतलब क्या होता है, नंबर्स ऑफ एलील, ठीक है ना। तो इसी का फॉर्मूला है N × N+1/2। ध्यान से देखो इधर, अब N कितना है, यहाँ पे 3 है मेरा, है कि नहीं। अब ये 3 है और यहाँ पे फिर से 3 + 1 हो गया, तो 3 + 1 4, 4 × 3 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो कितना हो जाएगा, 6 होगा ना। तो देखो यहाँ पे 6 आ गया हमारा। तो मतलब ये कि इस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करना होगा तो यहाँ पे कितना हमारा गैमेट का फॉर्मेशन होगा, 6 गैमेट का फॉर्मेशन होगा। देख सकते हो IA IB, IA I0, IB I0, IA IA, IB IB, I0 I0। तो इस तरह से देख सकते हैं 6 डिफरेंट टाइप का गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा मल्टीपल एलिलिज्म के कंडीशन में। क्लियर नो, समझ में आया। मल्टीपल एलिलिज्म बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, आसान है, कहीं से परेशान नहीं होना। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ABO ब्लड ग्रुप के बारे में कि ABO ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो सबसे पहले ये चीज जान लो कि ABO जो ब्लड ग्रुप था उसको खोजा किसने था, लैंडस्टेनर ने खोजा था। याद रखना, लैंडस्टेनर ने। ABO ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टेनर। क्लियर। अब इससे आगे की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं क्या कि डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन। और ये जो एंटीजन होता है उसी के बेसिस पे क्या होता है, लोगों का अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है। किसी का A होता है, B होता है, AB होता है, O होता है। तो इस तरह से जो होता है ये किसके चलते होता है, एंटीजन A एंटीजन B प्रेजेंट होता है कहां पे, RBC रेड ब्लड कार्पेल्स या रेड ब्लड सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होने के चलते A एंटीजन या B एंटीजन के। क्लियर। इससे आगे की बात करें तो कह रहे हैं क्या कि दिस एंटीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय आई जीन। ध्यान रखना कौन सा जीन, आई जीन की बात कर रहे हैं। आई हम लोग देखे भी कि IA IB ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहे थे हम लोग, आई ऐसे नॉट। तो इस तरह से हम देख सकते थे अलग अलग। तो ये जीन होता है जिसको क्या बोलते हैं, आई जीन बोलते हैं। और इसी आई जीन को क्या बोलते हैं, आइसोग्लूटिनिन बोलते हैं। ठीक है, आइसोग्लूटिनिन जीन बोलते हैं, विच इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 9। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना नीट व्यू से कि क्रोमोसोम नंबर पूछेगा कि कौन सा जीन पे प्रेजेंट होता है ब्लड डिटरमाइंड करने वाला जीन, क्रोमोसोम नंबर 9। क्लियर। अब इससे आगे की बात करें तो कह रहे हैं क्या कि आई जीन है 3 एलील्स। यस, हम लोग ऑलरेडी देख सकते हैं IA IB I0। ठीक है ना। फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी को ट्रांसफ्यूज करना है तो क्या होता है, डोनर एंटीजन। डोनर जैसे कि अगर हम हैं ब्लड किसी को डोनेट करने वाले तो क्या हुए, डोनर हुए। तो डोनर का जो हमारा एंटीजन होगा क्या होगा, हमारा जो रिसीवर होगा कि जिसको हम दे रहे हैं उसके एंटीजन से मैच नहीं करना चाहिए, देन नॉट बी मैच्ड विद द रिसिपेंट एंटीबॉडी। ठीक है कि नहीं। तो क्या होना चाहिए, ये हमेशा ये कंडीशन होता है कि एंटीजन जो होता है अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बॉडी होता है अलग टाइप का है, हमारा सरफेस RBC का जो सरफेस है अलग टाइप का एंटीजन बनाता है, उनका अलग टाइप का बनाता है। ठीक है कि नहीं। तो ये जो क्या होता है ये अलग अलग होना ही चाहिए, और यही बेसिकली डिटरमाइन करता है क्या, इम्यून सिस्टम को, आपके इम्यूनिटी को डिटरमाइन करता है यही। ठीक है ना। तो इसी को देख लेते हैं। ABO ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो कह रहे हैं क्या, आई जीन होता है। नंबर ऑफ एलील कितना होता है, 3, हम लोग देख चुके हैं। अब बात करते हैं आई जीन क्या प्रोड्यूस करता है, 3 प्रोड्यूस करता है। ठीक है कि नहीं, एलील्स। तो देख सकते हो IA जो प्रोड्यूस करता है क्या करता है, A एंटीजन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, A एंटीजन प्रोड्यूस करता है। अगर B की बात करें तो क्या करता है, ये B एंटीजन प्रोड्यूस करता है, सॉरी A एंटीजन ही प्रोड्यूस करता है। अगर I0 की बात करें तो क्या होता है, कोई एंटीजन ये प्रोड्यूस नहीं करता है। क्लियर। ध्यान से देखिए यहां पे क्या होता है, A क्या किया, A एंटीजन को प्रोड्यूस किया, B क्या किया, B एंटीजन को प्रोड्यूस किया। क्लियर नो। और ये क्या होता है, ये दोनों ही क्या हुआ,
डोमिनेंट होता है। ये यहाँ पे एरर है, टाइपिंग एरर, ठीक है ना। तो ए को किया, बी को किया, क्लियर, अपना एंटीजन, क्लियर। तो अब देखो इसके थोड़े से देख लेते हैं स्ट्रक्चर को कि कैसे ये वर्क करता है। अब टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, टाइप ऑफ फेनोटाइप की बात करते हैं, फिजिकल एक्सप्रेशन। तो एक ए ब्लड ग्रुप हुआ, दूसरा बी, ए बी और ओ हुआ, यही ना हम लोग जाने। अब इससे आगे बात कर रहे हैं, तो इसका जो एंटीजन होगा अपना सरफेस पे क्या बनाएगा, ए का ए बनाएगा। जैसे यहाँ पे देख चुके हैं, ए का ए, बी का बी, तो यहाँ पे बी का बी बनाएगा, क्लियर, बी का बी बनाएगा। ए बी की बात करें तो ए अपने लिए ए बनाएगा, बी अपने लिए बी बनाएगा। लेकिन ओ का क्या होता है, कोई एंटीजन ही नहीं बनाता है, इसीलिए क्या होता है, एंटीजन नहीं बनाता है, यूनिवर्सल क्या होता है, डोनर होता है, ठीक है कि नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पे, अब समझ में आ रहा होगा एंटीजन। अब इसके अपोजिट की बात करते हैं, एंटीबॉडी की बात करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो एंटीबॉडी जो कि क्या होता है, एक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है कि नहीं। अब ग्लाइकोप्रोटीन इसके अगेंस्ट में क्या होता है, अपोजिट हमेशा रहेगा। तो ए एंटीजन है तो इनका एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। अगर बी है तो क्या होगा, इसका अपोजिट ए बनाएगा। अगर ए एंड बी है दोनों तो क्या होगा, नील हो जाएगा, कोई बनाएगा ही नहीं। लेकिन अगर ओ की बात करते हैं तो इनका जो होगा एंटीबॉडी क्या होगा, ए एंड बी दोनों, क्लियर। अब इससे आगे की बात करते हैं तो इनके जेनोटाइपिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। ऑलरेडी हालांकि देख चुके हैं हम लोग। तो अगर ए ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे हम कर सकते हैं, आई ए डोमिनेंट, आई नॉट रिसेसिव। अगर इसके आई बी की बात करें तो डोमिनेंट हुआ, आई नॉट रिसेसिव हुआ। अब वैसे ए बी की बात करें तो आई बी हो जाएगा, क्लियर। अब इसके ओ की बात करें, आई ओ क्यों हो जाएगा, ठीक ना। अब डोनेट, अब ये किसको डोनेट कर सकते हैं, तो ए और बी, ये ए किसको कर सकता है, ए को ए बी को, क्लियर नो। अब बी की बात करें तो क्या करेगा, बी को कर सकता है, ए बी को कर सकता है। अगर ए बी की बात करें तो किसको करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ ए बी को करेगा, ए बी सिर्फ ए बी को ही करेगा। लेकिन ए ग्रुप वाले ए बी वाले को दे देंगे, बी वाले ए बी को दे देंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगर ओ की बात करें तो क्या होता है, ए बी ओ सबको दे देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनका एंटीजन नील होता है। समझ में आया। तो कैसे ये हम रिसीवर डोनर वर्क करता है और क्यों ये वर्क करता है, क्लियर नो। अब एंटीजन की बात करें तो हम कह रहे हैं क्या कि एंटीजन जो होता है, एंटीजन की बात करें, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी प्रोड्यूस्ड बाय आई जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 9, क्लियर, जो कि क्या करता है, एंटीजन होता है। अब इससे आगे की बात करें, एंटीबॉडी की बात करें, जैसा ऑलरेडी हम लोग कहें कि जो एंटीबॉडी होता है ये क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। और कहां पे मिलता है, प्लाज्मा पे मिलता है। एंड ये क्या होता है, ये एंटीजन के हमेशा क्या होता है, अगेंस्ट होता है, क्लियर। तो इस तरह से हम समझे कि एंटीजन क्या होता है,